गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। सुपर प्राइम टाइम आफ्टरनून आप देख रहे हैं मेरे साथ। दोपहर के 1 बज चुके हैं और लेकर हाजिर है मुंबई में पहलगाम पार्ट 2। पूरी खबर बताएंगे, पूरी डिटेलिंग करेंगे, पैनल भी साथ जुड़ेगा। इस पूरे मसले की इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं। जी हां, मुंबई से सटे मीरा रोड जैसा खौफनाक हमला हुआ जिसने जिहादी सोच और देश की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आरोपी ने हमले से पहले गार्ड से उनका धर्म पूछा, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा और जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। इस मामले में अब लगातार चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी जुबैर अंसारी ऑनलाइन कंटेंट से प्रभावित था और वो इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस में शरीक होना चाहता था। जुबैर ने गार्ड्स पर हमले को अपना पहला कदम बताया, यानी मंशा साफ थी, खून बहाकर आतंक की दुनिया में एंट्री पाना, नाम कमाना। उसके घर से संदिग्ध नोट्स, पोस्टर, आपत्तिजनक सामग्रियां मिली हैं। अब एटीएस इस पूरे मामले की तह तक जाने की पड़ताल की कोशिश कर रही है कि अकेले का हमला था या किसी बड़ी साजिश की कड़ी जुबैर अंसारी से जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे बीच ऐसे कितने नोल मुल्फ हैं और इंटरनेट के अंधेरी गलियों में बैठकर जुबैर जैसों को कट्टरता की घुट्टी पिला रहे हैं। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है दर्शकों, ये आज आपको मैं समझाने जा रहा हूं। तस्वीर में देखिए, यही वो शख्स है जिसने गार्ड से उनका नाम पूछा, पता पूछा, कलमा पढ़वाने की बात की। पहले वो आता है, मस्जिद का पता पूछता है, कुछ देर बाद वापस लौटता है, गार्ड्स को बोलता है कलमा पढ़ो। जब वो नहीं पढ़ पाते हैं तो चाकू गोद कर उन पर खतरनाक हमले करता है। और इसके पास एक चिट्ठी भी मिली है। उस चिट्ठी का मजमून क्या आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले को समझाने के लिए आपको वॉल पर लिए चलते हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेलिंग करूंगा आज मैं आपके लिए। जी हां, मुंबई पर गार्ड्स पर हमला करने वाला यह शख्स कौन है, क्यों साजिश रची, इसकी डिटेल आपको हम बताने जा रहे हैं। कैसे एक लोन वुल्फ अटैक प्लान हुआ था। जी हां, कट्टरपंथी जुबैर की मंशा हिंदुओं को निशाना बनाने की थी। जिहाद जैसी सोच से प्रभावित था ये, जांच में यह बात सामने आई है। जी हां, और जिहादी करतब करने के चक्कर में इसने गार्ड्स पर हमला किया। जी हां, समझिए, आईएसआईएस जैसी आतंकी संगठन में शामिल होने की इसकी मंशा थी। ये इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बनना चाहता था। कई बार उनसे संपर्क की कोशिश की। एक चिट्ठी भी मिली है, उसमें इस बात का जिक्र था कि बहुत समर्पित था वो आतंकवादी संगठन के लिए। खुद से इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के प्रति वफादारी की शपथ भी ली थी। आईएसआई से सीधा संपर्क नहीं मिला तो अकेले हमला किया, ये बताने, जताने, दिखाने के लिए कि देखिए हम किस तरह से आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हैं और देखिए किस तरह से मैंने पहचान कर हिंदुओं पर हमला किया है। मंसूबे बेहद खतरनाक थे। कैसे, वो भी ग्राफिक के जरिए बताएंगे। आईएसआईएस की सनक इसके दिमाग में थी, ये चाहता था कि ये इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करे। मुंबई पर गार्ड्स पर हमले की डिटेल आपको दे दी, आगे बढ़ते हैं। मीरा रोड हमले के बाद आरोपी ने काले कपड़े पहने, जैसे कि इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले आतंकवादी तस्वीरों में आपने देखा होगा कपड़े पहनते हैं। जी हां, काले कपड़े पहनकर आईएसआईएस के ब्लैक स्टैंडर्ड से जुड़ने की इसने कोशिश की थी कि काले कपड़े पहन लूंगा, हिंदुओं को मार दूंगा तो कहीं ना कहीं नजर तो आएगी, आ ही जाऊंगा मैं आतंकवादियों के। इसके अलावा आरोपी जुबैर ने इस्लामिक स्टेट स्टाइल ब्रांडिंग की कोशिश की। आईएसआईएस के जैसे काले कपड़े, काले झंडे का, और जिस तरह से वो मुंह ढककर वीडियोस बनाते हैं इस्लामिक स्टेट आतंकवादी सीरिया में, वैसे ही बनाने की कोशिश इसने भी की थी। वीडियो बनाकर हमले की जिम्मेदारी लेने का प्लान भी था कि पहले हिंदुओं को मारूंगा, उनका धर्म पूछकर, उसके बाद अपना वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा पूरी दुनिया को कि कैसे मैंने हिंदुओं को मारा, कैसे हिंदुओं पर निशाना बनाया मैंने। गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने अपने दोनों फोन फॉर्मेट किए, सारे वीडियो, सारा कंटेंट उड़ा दिया ताकि किसी को शक न हो, डार्क वेब और संदिग्ध कंटेंट के सबूत खत्म हो सकें। इसलिए इसने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया कि डार्क वेब पर जो भी चीजें इसने सर्च की, जो वीडियोस देखे, कैसे इस्लामिक स्टेट से इसने जुड़ने की कोशिश की, उन सब चीजों को मिटाना, हटाना और खत्म करने की मंशा थी। और डार्क वेब पर भी इसने बहुत सारा कंटेंट ब्राउज किया था, इसके सबूत भी मिले। पूछताछ के दौरान आरोपी ने मानसिक तनाव और ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखा, यानी वो मानसिक तनाव में था। ऑब्सेसिव बिहेवियर यानी साइकोलॉजिकल इलनेस थी जुबैर के अंदर, ये एटीएस का कहना है। हो सकता है वो नाटक भी कर रहा हो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, लेकिन जुबैर गार्ड्स पर हमला शांत और कैलकुलेटेड तरीके से किया था। आप देखिए, वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे, उसमें वीडियो में आप देखेंगे कि वो पहले जाके गार्ड से बात करता है, उनसे पूछता है, उनकी डिटेलिंग लेता है, उसके बाद बहुत शांति से, आराम से मानता है। अंसारी का मानना है कि उसके काम को आईएसआईएस ने देख लिया है, अब इस्लामिक स्टेट उसको रेस्क्यू कर लेगी और अपने साथ शामिल कर लेगी, आतंकवादी संगठन का हिस्सा बन जाएगा। तो यह पूरा नाटक अंसारी ने इसीलिए किया था ताकि वो आतंकवादियों की नजर में आए और उनके गुट का, उनकी टीम का हिस्सा बन सके। आखिर जुबैर है कौन,
कहां से आया, कैसे मुंबई पहुंचा, ये तमाम चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अमेरिका रिटर्न है जुबैर अंसारी। डिटेल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कैसे ये कहां से आया, कहां पहुंचा। जुबैर अंसारी का जन्म कुर्ला में हुआ था, यानी भारतीय है, जन्म से यह भारतीय है। और इसका जो परिवार है, 6 साल की उम्र में ये अमेरिका चला गया। इसके परिवार के ज्यादातर लोग, जो माता पिता हैं, बहन और पत्नी, वो अमेरिकी नागरिक हैं। और अफगान मूल की एक महिला के साथ इसने ऑनलाइन शादी भी की थी। हालांकि वो शादी ज्यादा दिन उसकी चल नहीं पाई। जुबैर के पिता अमेरिका में टैक्सी ड्राइवर हैं और अमेरिका में ही कट्टरपंथी जुबैर ने ग्रेजुएशन की। अमेरिका में 2016 से 2018 के बीच स्पोर्ट्स टीचर रहा। वीजा खत्म होने पर जुबैर 2019 में भारत आया है। कुर्ला में कुछ दिन रहने के बाद 2023 में मीरा रोड भाईंदर के पास वो शिफ्ट हो गया। तो ये उसकी कुंडली है। कौन था जुबैर? अमेरिका में था, परिवार के लोग अमेरिकी थे, छोटी उम्र में अमेरिका चला गया। 2 साल तक इसकी शादी चली, इसने एक अफगानी महिला से शादी कर ली और वहीं से खबर है कि रेडिकलाइज होना ये शुरू हुआ था। और ऑनलाइन कोचिंग की आड़ में इतने सारा कांड किया है। और समझिए कि अमेरिका से ये आया जब इसका वीजा खत्म हो गया। पिताजी इसके टैक्सी ड्राइवर हैं, पूरी फैमिली वहीं रहती है। 6 साल की उम्र में ये अमेरिका चला गया, वहां पैदा हुआ। और तमाम जो डिटेलिंग है कि ये पहले से इस तरह की मंशा, जी हां, कट्टरपंथ का इसने रास्ता चुना था। ये जो अमेरिका रिटर्न जुबैर है, जिसके बारे में आपको डिटेल बता रहे हैं, अमेरिका में नौकरी ना मिलने के बाद जुबैर भारत लौटा, इसका वीजा खत्म हो गया था। जी हां, ऑनलाइन कोचिंग की आड़ में ये तमाम चीजें करता रहा, लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करता रहा। इसके अलावा मीरा रोड में अकेला रहकर बच्चों को ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लासेस देता था। केमिस्ट्री के टीचर के तौर पर ये वहां पर था, केमिस्ट्री पढ़ाता था बच्चों को ऑनलाइन। और इस्लामिक स्टेट, लश्कर तैयबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से ये जुड़ने की लगातार कोशिश करता रहा। और इंटरनेट के जरिए भी कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा था। बहुत सारे वीडियोज इसके पास मिले हैं, बहुत सारे कॉन्टेंट इसके पास मिले जो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। ISI से जुड़े वीडियो और कट्टरपंथी कॉन्टेंट भी देखता था। आरोपी जुबैर पूरी तरह से रेडिकलाइज हो चुका था, ब्रेन वॉश हो चुका था। मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और वीडियो बरामद हुए। जांच के दौरान ATS को उसके घर से एक हाथ लिखा एक नोट्स मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दर्शकों, मिस मत करिएगा। नोट्स में आरोपी ने इस्लामिक स्टेट यानी ISIS में शामिल होने की इच्छा जताई थी। गार्ड्स पर हमले को आतंकी संगठन में शामिल होने का पहला कदम बढ़ाया था। यानी जानबूझकर इसने ये घटना को अंजाम दिया कि अगर ये हिंदुओं को मारेगा, हिंदुओं पर निशाना लगाएगा, तो जो आतंकवादी संगठन है उनकी नजर में आ जाएगा और उसके बाद इसके लिए ISIS में शामिल होना आसान हो जाएगा। एक आखिरी ग्राफिक्स मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद मैं पैनल के पास जाऊंगा। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है? ये अकेले जो हमला हुआ उसकी डिटेलिंग हम आपको बता रहे हैं। जी हां, किसी आतंकी संगठन से सीधे जुड़े बिना अकेला हमला करने का प्लान, यानी अकेले एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दीजिए। ये अकेले काम करते हैं और किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं होते। हमलावर इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी सामग्री पढ़कर प्रेरित होता है, ऑब्सेसिव होता है और उसके बाद वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। और कोशिश होती है कि ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद वो दृश्य में आ जाए, विजुअली वो सबको दिखने लगे, समझ में आने लगे और आतंकवादी संगठन फिर उसको अपनी टीम में शामिल कर ले। कट्टरपंथी सामग्री पढ़कर ये प्रेरित होते हैं, लोगों से कम बात करते हैं, खुफिया एजेंसियों से छिपकर रहते हैं। लोन वुल्फ अटैक का एक मॉडस ऑपरेंडी होती है। इनका किसी एक्टिव सेल से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। बड़े धमाकों के बजाय चाकू, छोटे हाइब्रिड तरीके से आतंकवाद को अंजाम देते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके हमले को पहले से भांपना मुश्किल हो जाता है। जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड जो टेररिज्म देखने को मिला है, जो यंगस्टर्स को, बच्चों को छोटे हथियार आतंकवादी दे देते हैं और उसके बाद उनसे हमले करवाते हैं। आपको याद होगा कि वैली में बहुत सारे आर्मी पर्सनल पर जो हमले हुए, उसमें सब्जी वाले, दूध वाले, परचून की दुकान वाले, जनरल स्टोर वाले लड़के शामिल थे जो हाइब्रिड मोड में काम कर रहे थे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। दर्शकों, स्वागत कीजिए वेदभूषण शर्मा जी का, फॉर्मर ACP हैं दिल्ली पुलिस के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुफ्ती मंजूर साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और शाहिद अंसारी मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर की डिटेलिंग के लिए। सबसे पहले शाहिद मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस पूरे मामले में अभी फिलहाल नया अपडेट क्या है, क्या डिटेलिंग, ATS किस तरफ बढ़ रही है जांच में? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आरोपी का जो नाम है ज़ैब जुबैर अंसारी है और जो पूरा मामला हुआ, घटना का आपने जिक्र किया है। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें, चूंकि जो फ्लैट में वो रहता था, मीरा रोड की जो सोसाइटी है जिसमें फ्लैट नंबर 304, उस फ्लैट में वो रहता था। चूंकि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, मामला संवेदनशील है। आमतौर पर आप अगर देखेंगे इस तरह की अगर मारपीट या इस तरह के हमले होते हैं तो ये मामले पुलिस थानों से निपटाए जाते हैं, लेकिन ये मामला इतना सेंसिटिव है, इसीलिए ये मामला ATS के सुपुर्द किया गया। आते हैं जांच पर। ATS ने जो है इस पूरे मामले में घर से जो है उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी यहाँ रहते हुए किन किन लोगों के संपर्क में था
ऑनलाइन जो उसकी रिसर्च रही है, या ऑनलाइन सर्च रहा है, या ऑनलाइन किसके किसके कांटेक्ट में रहा है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि इसके घर को जो है कुफ लगा दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, सील कर दिया गया है। घर के बाहर मैं आपको थोड़ा सा शुरू से फोकस डालूं तो हमको ये जानने में आसानी होगी कि उसका मिजाज, उसकी मेंटेलिटी क्या रही है। आप देखिए, आमतौर पर मुसलमानों के घर में या हिंदुओं के घर में भी जो है, घर में दाखिल होने के लिए कहीं चौपाई लिखी जाती है। मुसलमानों के घर में आप देखेंगे तो बिस्मिल्लाह लिखा रहता है, कुछ आयतें कुरान की लिखी होती हैं, बहुत आम सी बात है। इसके घर में भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ था, लेकिन एक नोट्स जो छोटा सा एक नोट से मिला था, जो इसके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, उसमें क्या लिखा था वो मैं आपको बता देता हूँ। कुरान की एक आयत का जिक्र था, सूरह इखलास थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी यहाँ आए वो 3 बार ये पढ़े, फिर उसके बाद दरूद शरीफ पढ़े। दरूद शरीफ यानी प्रॉफिट मोहम्मद का जब नाम आता है तो हम जो है दरूद शरीफ मुस्लिम कम्युनिटी जो है पढ़ती है, ये एक कॉमन सी बात है। लेकिन इसके जरिए जो लिखना, ये पढ़ के ही उसके घर में दाखिल होना, ये साबित करता है कि उसकी मेंटेलिटी कितनी कट्टर रही है, या वो कट्टरता की तरफ कितना अट्रैक्ट रहा है। देखिए, अगर कोई मुस्लिम आता है तो उसके लिए भी किसी घर में दाखिल होना, सलाम करना, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये लिखना और यही कह के मेरे घर में आना, ठीक है, वो अपने घर की अपनी मर्जी का मालिक है, वो लिखना है, लेकिन ये किसी और के लिए तो नहीं कह सकता। चलिए, अगर मुस्लिम कोई आया तो चलिए वो पढ़ लेता है, लेकिन हिंदू कोई आएगा तो उसे क्या पता वो कितने बार पढ़े। तो यहाँ से ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि उसका मिजाज, उसके जहन कितना कट्टरता की तरफ रहा। अब आते हैं नीचे की तरफ। जब उसका वॉचमैन के साथ आर्गुमेंट हुआ तो उससे पहले आया, एक बार वॉचमैन से पूछा, फिर उसके बाद वो वहां से चला गया, फिर वापस आया। जो कंप्लेंट शिकायतकर्ता ने जो बयान दिया है, उस बयान में भी जो है इस बात का जिक्र है कि उसने पूछा हिंदू है, अगर नहीं हिंदू नहीं है तो फिर कलमा पढ़। तो यहाँ से वो क्लियर कर रहा था कि ये हिंदू ही है, मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम होता तो वो कलमा पढ़ लेता तो शायद बच जाता, ऐसा भी हो सकता। आमतौर पर जैसा चलन है या फिल्मों में हम देखते हैं, यहाँ पे भी वो चीज़ें। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि स्थानीय पुलिस के हाथ ये केस लेकर जो है एटीएस के सुपुर्द किया गया। एटीएस ने इस पूरे मामले में जो है जांच शुरू की, घर को सील किया, घर से वो सारी चीज़ें जब्त की। हैंड राइटिंग लिखी गई, क्या उसी की है या कोई और ने लिखा, ये सारी चीज़ें है। फिर उसका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें जब्त की। मोबाइल फ़ोन में भी कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे वो ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या दूसरे जो ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो रहे इंटरनेशनल लेवल पर। आमतौर पर देखिए, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इनका कोई प्यादा या इनका कोई यहाँ पे जो है फिदाइन यहाँ पे तो कोई नहीं आता। लेकिन देखिए, ISIS का हमेशा से तरीक़ाकार यही रहा है। आपको अमित याद होगा कि ISIS का पहला खुलासा इसी मुंबई में हुआ था। आपको याद होगा कि मुंबई से सटे कल्याण इलाके में आरिफ मस्जिद और उसके साथ साथ कई ऐसे युवकों को जो है ISIS ने ना सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, बल्कि इन लोगों को वहाँ बुलाया भी गया था। ये गए भी थे, फिर वहाँ से वापस आए, इनकी गिरफ्तारी भी हुई, कई लोगों वहीं रह गए, कुछ ऐसा रहा। फिर उसके बाद कई अभी भी सलाखों के पीछे हैं। तो ISIS का जो सबसे पहला और बड़ा प्रभाव पड़ा है वो कहीं और नहीं रहा देश के अलग हिस्से में, बल्कि इसी मुंबई से सटे पड़घा इलाके में रहा है। मीरा रोड जो रहा है, आप देखिए। और खासकर आपको अमित एक और चीज मैं बता दूं कि वो मुस्लिम युवक जो रहे हैं, खासकर इसमें वो मुस्लिम युवक जो अच्छे पढ़े लिखे युवक रहे, खासकर जो इंजीनियर या इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े जो लोग रहे हैं, वो लोग रहे। आमतौर पर आपने इससे पहले अगर देखा होगा कि कई ऑर्गेनाइजेशन जो आतंकी संगठन रहे हैं, वो हमेशा मुसलमानों की गुर्बत या उनका ब्रेन वॉश या उनको उस तरह से वो करके पैसों की लालच देकर जिहाद के रास्ते पर ले जाना, ये सारी चीजें उन्होंने की है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। ISIS ने हमेशा उन ISIS की तरफ जो है, या उन्होंने उन लोगों को अट्रैक्ट किया या वो लड़के उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए जो युवक रहे और अच्छा खासा जो है कॉलेज। आपको याद होगा जब यहाँ से आरिफ मस्जिद समेत पड़घा से जब वो सारे लोग अरेस्ट हुए थे। जी शाहिद साहब, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आप बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वेद सर के पास जा रहा हूं और मौलाना साहब भी मेरे साथ हैं। वेद सर, ये देखिए, ये पहलगाम पैटर्न पूरा दिखाई दिया कि पहले आप जाति पूछते हैं, नाम पूछते हैं, उसके बाद उनसे बोलते कलमा पढ़ो, और उसके बाद आप आते हैं और चाकू गोद कर मार देते हैं। ये जो तस्वीर आई है मुंबई से देखने में सर सामने, ये बहुत सनसनीखेज है। वेद सर, मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल वही है। देखिए अमित जी, अभी आपने पहलगाम का नाम लिया, जहां पर पूछा गया कि आप अपना धर्म बताइए, कलमा पढ़कर बताइए। सेम रिपीटेशंस इस मीरा देव जो इलाका है मुंबई का, वहां पर भी इस तरह की जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर 2 गार्ड्स पर हमला किया गया। पहले ये आदमी उनसे मस्जिद का पता पूछता है और फिर मस्जिद का पता पूछने के बाद चले जाता है, फिर दोबारा आकर उन पर अटैक करता है, उनका नाम पूछता है और नाम पूछने के बाद बोलता है कि आप कलमा पढ़कर सुनाइए। जब नहीं पढ़कर सुना पाते तो उन पर चाकू से अटैक कर देता है। दुर्भाग्य से जो पढ़े लिखे, अभी शाहिद भाई भी यही बता रहे थे कि दुर्भाग्य से पढ़े लिखे जो मुस्लिम युवक हैं, उनको इस तरह से एक तरह से सेल्फ रेडिकलाइज्ड
हो किया जा रहा है या हो रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी जो लोग हैं वो एक बहुत बड़ा एक सबब बन चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका के अंदर आप देखें कितना बड़ा अटैक किया गया, किस तरह से वहां पर 9/11 जैसी घटना हुई। वो भी पढ़े लिखे थे, कोई ऐसा नहीं था। बाद में पाकिस्तान में ठीक है अमेरिका ने उनको एलिमिनेट कर दिया। अब जो इस मामले के अंदर जो जुबैर अंसारी हैं, अब उनके अरेस्ट के बाद बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी, क्योंकि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो धारा 109, 115, 299, 331 भारतीय न्याय संहिता के तहत दिया गया है और एटीएस इसकी जांच कर रही है। तो तमाम उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट किए जाएंगे, उनके जो मोबाइल और लैपटॉप मिले हैं उनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी और तमाम जो इन्वेस्टिगेशंस की प्रक्रिया है। अब आपने दिल्ली में देखा कि किस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे डॉक्टर, अनपढ़ आदमी या कोई और तरह का जो जिसका रिलीजियस माइंड हो उसको ब्रेन वॉश किया जाए, परंतु पढ़े लिखे लोग सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर हैं। जो लाल किला ब्लास्ट हुआ था उसमें भी जो फिदाइन था वो पहले मस्जिद गया था, दरियागंज के पास में एक मस्जिद है लाल किले के पास, वहां गया, वहां उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद में उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। तो ये तमाम चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं उनको किस तरह से कोई गाइड नहीं किया जा रहा, बल्कि वो मिसगाइड करने वाले तमाम जी तरह की सर। चीजें हैं। एक नया लड़का जो 31 साल का युवक है जो अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर रहा है और इंडिया में आकर इस तरह से रेडिकलाइज हो जाता है, तो वाकई में एक चिंता का विषय है। हालांकि वो तमाम ढोंग प्रक्रियाएं अपना रहा है, उसका मेंटल हेल्थ एवोल्यूशन कराया जाएगा डॉक्टर्स के पास में, उसका साइकेट्रिक पॉइंट टेस्ट भी टेकन होगा, विद सर। तमाम चीजें होंगी, परंतु उसका जो प्रीवियस कंडक्ट है वो भी इन्वेस्टिगेशन में रहेगा। जरूर होना एफबीआई से जो एटीएस है पूछेगी कि इसका प्रीवियस कंडक्ट अमेरिका में रहते हुए क्या था, इसके परिवार की क्या स्थिति है, फाइनेंशियल इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, किस तरह से इसको सपोर्ट मिलती है, ऑलराइट कौन सर। कौन लोग वेद सर इसके प्लीज टच स्टे में। विद मी। वेद सर जी ठीक जी है, पॉइंट टेकन सर। आप बहुत क्रूशियल जानकारी दे रहे हैं वेद सर। मुफ्ती मंजूर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये इस्लाम के नाम पर ये जो यूथ है वो एक इस्लाम की एक गलत पिक्चर सोसाइटी में पेश कर रहे हैं। अब जुबैर जैसे लोग या एबीसीडी जो भी लोग हैं ये इस्लाम के एक बैड पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुस्लिम युवक जाता है वहाँ पर गार्ड से पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कलमा पढ़ो। और ये कबूलनामा जुबैर का खुद है एटीएस को, ये ऐसा नहीं कि किसी और ने ये नैरेटिव बताया। ये कौन लोग हैं जो इस्लाम का गलत बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ब्लैक पिक्चर पेश कर रहे हैं सोसाइटी में? मुफ्ती साहब देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये पढ़े लिखे बच्चे जो आज के दौर में इस नए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, ये उनको और तरक्की की राह हमवार करनी चाहिए। कहीं ना कहीं बड़ों की गलतियां हैं और उनकी देखभाल सही नहीं हो पा रही है, कहीं ना कोई खामी है, उस खामी पर तवज्जो देने की जरूरत है और उसे सुधारने की जरूरत है। आज के ये नई जनरेशन जिस तरीके से गलत कामों में, गलत चीजों में इन्वॉल्व हो रही है, इस पर किस तरीके से कदगन लगाया जाए, सोसाइटी को सोचना चाहिए और हम लोग इस पे गौर व फिक्र भी कर रहे हैं। एक अहम बात जो देखने को मिल रही है, हमें ये बहुत शर्मिंदगी का बाइस है हम सब के लिए कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, कौन ट्रेन करता है इनको, और ये लोग आते कहां से हैं? ऐसे लोग जो शहर में आकर के वावेला खड़ा कर देते हैं, पूरे मुल्क में पूरे मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई, कड़ी सख्ती करनी होगी और ऐसी सख्ती करनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी हरकत ना कर सके। आईएस अपना पैर अगर यहाँ फैला रहा है तो फिर वो एजेंसी पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो कैसे यहाँ पर पैर फैला रहे हैं। ये तो बहुत ही मुबारकबाद देनी होगी यहाँ के कमिश्नर को, निकेत कौशिक साहब को, जिन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस चीज को हैंडल किया और हैंडल करके उसे एटीएस के हवाले किया और किसी भी वावेले को पर कदगन लगा दिया कि किसी किस्म का वावेला नहीं चाहिए, जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो लोग उसका सपोर्ट करेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। मैं लेकिन एक बात जरूर जानना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ देश को और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी इस पर गौर करना होगा कि आखिर इनसे जुड़े हुए वो लोग कौन हैं जो इनको बैकअप देते हैं, वो कौन है जिसे इंफॉर्मेशन पास करते हैं, वो कौन है जो इन्हें सपोर्ट देते हैं, सोसाइटी के हैं, बाहर के हैं, कौन लोग हैं। तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, तभी इन चीजों पर कदगन लगाया जा पाएगा। वरना मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके पास कंप्यूटर होता है, उनके पास लैपटॉप होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन की सारी चीजें होती हैं, वो किस एंगल पे जा रहे हैं। तो माँ बाप को भी चाहिए कि आपका बच्चा कितना वक्त
वक्त स्क्रीनिंग पर गुजारता है, कितने वक्त कंप्यूटर पर गुजारता है और क्या करता है। तो ये माँ बाप की भी बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि इस पर गौर खोज करें, उस पर देखभाल करें। और ऐसे बच्चे जो अकेले रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, अकेले रह करके पढ़ाई करते हैं, दूसरे दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं, उन पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो बच्चे बिगड़ रहे हैं और ऐसे बिगड़ रहे हैं जो कि मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई की मांग मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई करता हूं। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत आपने काबिल तारीफ बात की है कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। वेद सर, मुफ्ती साहब जो बात कह रहे हैं वो बहुत क्रूशियल बात है कि भाई आपका बच्चा किन लोगों के साथ है, क्या देखता है, किस तरह का लिटरेचर कंज्यूम कर रहा है, किस तरह का वीडियो कंज्यूम कर रहा है। ये तो एक बात है, लेकिन ये एक ट्रेंड सा हो गया वेद सर। अगर आप देखिए पिछले 5 सालों में तो ये ट्रेंड हो गया। जो पढ़े लिखे वाइट कॉलर्स है, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, ये जो पढ़ा लिखा तबका है इस्लाम का, ये रेडिकलाइज हो रहे हैं, ये ब्रेन वॉश हो रहे हैं, ये आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ रहे हैं। वेद सर, बिल्कुल बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो नवयुवक जिनको देश को आगे लेकर जाना चाहिए, अमेरिका रिटर्न आप हैं, आप नई सोच से हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद की जाती है कि आप एक अच्छे नागरिक बनकर अमेरिका से जो सीख कर आए हैं उसको हिंदुस्तान में लाएंगे जिससे देश तरक्की कर सके। अब जो आईएस है, एक ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं कि जुबैर अंसारी को ये बात नहीं पता थी कि ये एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह रहती है और इसको यूनाइटेड नेशंस ने बैन किया हुआ है। आप उससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप उससे जुड़ना चाह रहे हैं, तो तमाम चीजें अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन कौन से कनेक्शन थे, क्या कोई इंटरनेशनल कोई इसके साथ नेटवर्किंग के साथ जुड़ा हुआ था, या ऑनलाइन किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, या मोबाइल के कॉल डिटेल्स थे, क्या किसी दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान से, किसी और कंट्री से इसका कोई झुकाव था और किस वजह से झुकाव हुआ। और क्योंकि इसकी जैसे आपने बताया कि इसकी पहली शादी अफगानिस्तान की अफगान लड़की से हुई थी जिससे डाइवोर्स हो गया या अलग हो गया, तो तमाम चीजें जो इसका पर्सनल जो मैटर है, जो पर्सनल इसकी प्रीवियस कंडक्ट है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में किसी भी क्रिमिनल का प्रीवियस कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि उसका प्रीवियस कंडक्ट क्या रहा है, वहां पर अमेरिका में रहते हुए वो किस तरह की चीजें करता रहा, क्या उसने पढ़ाई की, उसके कॉन्टेक्ट्स में कौन कौन लोग थे। इसलिए मैंने बताया था कि एफबीआई से भी इसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी कि वहां पर अमेरिका में रहते हुए इसका क्या कंडक्ट था, क्या उसको पहले कभी इस तरह की चीजों में आया, और अमेरिका में ही क्यों सेटल नहीं हुआ। जब इसके माता पिता अमेरिका के सिटीजन हैं, वहां रहते हैं, उसके फादर ड्राइवर हैं, तो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ये इंडिया आकर क्यों रहा, रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहा है, और किस किस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि पड़ोसियों से कॉन्टेक्ट ही नहीं थे। और जिस तरह से इसकी मानसिकता थी कि दरवाजे पर, डोर फ्रेम पर बिल्कुल तमाम जो उर्दू की चीजें हैं वो लिखना, वो कोई ऑफेंस नहीं है, ना कोई गलती है, पर एक उसकी मानसिकता दिखाती है कि वो चाहता था कि मेरे घर में जो कोई भी आए तो 3 बार पढ़कर आए। तो इस तरह की जो मानसिकता है, जो इसकी कट्टरपंथी सोच है, उसका तमाम एनालिसिस जो एटीएस है इन्वेस्टिगेशन के दौरान में उन पॉइंट्स को कंसीडर करेगी और तमाम जो फॉरेंसिक साइंस है, जो जांच है, वो की जाएंगी। इसके मोबाइल की सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स तमाम खंगाली जाएंगी और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट कोर्ट के अंदर आएगी और तमाम तरह की चीजों के खुलासे और होंगे। ठीक है मुफ्ती साहब, मेरे पास सिर्फ आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। इस तरह की मुहिम जो चल रही है, आतंकवादी संगठनों के लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं अपने बच्चों को, हमारे देश के युवकों को, नौजवानों को, क्यों नहीं इस्लाम एक ऐसी कोई मुहिम, कोई एक ऐसा मोशन आप लोग क्यों नहीं करते, ड्राइव एक शुरू किया जाए, ताकि जो बच्चे भटक रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी उनको ब्रेन वॉश करें, सीरिया है, इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, जॉर्डन, कतर में बैठा आतंकवादी संगठन, यहाँ पर लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों कोई ऐसा बड़ा कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं ताकि ये चीजें ना हो? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम लोग कर रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसको और बड़ा करने की जरूरत है और एजेंसीज के साथ मिलकर के करने की जरूरत है कि इंटेलिजेंस इनपुट जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आखिर वो कौन सा सेक्टर है जिस सेक्टर पे लोगों की निगाहें ज्यादा हैं। तो हम उलमा इकराम मिलकर के कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ मुस्लिम जितने हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, बहुत हद तक काम भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये काम एजेंसीज के साथ टाइप होकर के होना चाहिए ताकि प्रॉपर वे में उसको वे आउट किया जा सके और गलत वो गतिविधि जो वहां के लोग इंटरनेट पर, टेलीग्राम पर, सोशल मीडिया पर, अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए से वो लोग लॉन्च करते हैं, कुरान के गलत माने और तर्जुमे बताते हैं, उसको काउंटर करने की जरूरत है। और अगर ऐसा किया जाएगा तो मुझे लगता है कि काफी सुधार आएगा। बेहतर। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वेद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो मुंबई की घटना को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, ये बहुत सनसनीखेज मामला है। इस खबर को लगातार इंडिया न्यूज ट्रैक कर रहा है, तमाम कंटेंट आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है।